आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 talks about specific provision regarding state's power which enables the state to give reservation in state jobs to the backward classes as per mentioned in article 16 sub clause 4, those who are not adequately represented in government jobs in state jobs. This particular article was justified and upheld by the Supreme Court in the case of Indra Sahni versus Union of India. इस केस में जो है बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैकवर्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि ये जो एक्सप्रेशन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स यहाँ मेंशन्ड है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो है, इसकी मीनिंग क्या है जो है। तो कोर्ट कहता है कि बैकवर्ड क्लास जो वर्ड है ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है और ना ही किसी स्टेट ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 की जो बैकवर्डनेस है, अगर उसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की बैकवर्डनेस से कंपेयर किया जाए तो वहां पर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात है, और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जिस बैकवर्डनेस की बात की जा रही है बेसिकली वो सोशल बैकवर्डनेस है। और ऐसे में जो है कोर्ट कहता है कि अगर हम जितने भी प्रीवियस केस लॉज हैं फ्रॉम बालाजी टू वसंत कुमार केस के बीच जो भी एनालिसिस रही है, तो इस रिगार्ड में कोर्ट की भी जो जुडिशियल ओपिनियन रही है, अगर उसको हम समराइज करें, उसको हम एक नटशेल, एक एज अ होल उसको कंसीडर करें जो है, तो एक बड़ा जो जस्टिफिकेशन है बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने का है वो कास्ट भी है, ऑक्यूपेशन भी है, पॉवर्टी भी है, सोशल बैकवर्डनेस भी है जो है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये जो बैकवर्डनेस है जिसको कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बताया गया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सोशल भी है, एजुकेशनल भी है और इकोनॉमिकल भी है। तो ऐसे में अगर कोई कास्ट है और वो कास्ट इन तीनों कैटेगरीज में आती है कि वो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्ड है, तो उस कास्ट को जो है हम एज अ बैकवर्ड ट्रीट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। कोर्ट कहता है कि जो नॉन हिंदूज हैं, लाइक उनके क्या कहते हैं, और नॉन हिंदू मतलब मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस है, जहां पर कास्टिज्म को जो है वरीयता नहीं मिली हुई है, तो उस सिचुएशन में नॉन हिंदूज हैं या ऐसे बहुत से सेवरल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो हैं, ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो ये बताते हैं कि दे आर सोशली बैकवर्ड जो है, वहां पर भले ही कास्टिज्म जो है प्रिवेल नहीं करता है, तो ऐसे या इस रेस्पेक्ट में जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो बैकवर्डनेस है वो बैकवर्डनेस बेसिकली जो है सोशल बैकवर्डनेस है। उस बैकवर्डनेस में एजुकेशनल बैकवर्डनेस शामिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक जो मेजर जिनके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात स्टेट जॉब्स में कही जा रही है, दे आर बेसिकली सोशल बैकवर्डनेस है। दूसरा सवाल था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कैसे किया जाएगा। तो कोर्ट कहता है भाई ये आइडेंटिफाई करना ये कोर्ट का काम नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है कि किस क्लास को कैसे किस कास्ट को बैकवर्ड में रखना है, किसको नहीं रखना है, इन्हें किन सेक्शंस में, किन डिनोमिनेशंस में क्लासिफाई करना है, ये हमारा काम नहीं है। तो ना तो कोर्ट कहता है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है और ना ही कोई लॉ जो है ऐसा कोई प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करती है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के आइडेंटिफिकेशन की बात करता हो। तो कोर्ट कहता है कि भाई ये हमारे लिए, ये हमारा काम नहीं है, ये स्टेट का काम है कि स्टेट जो है इस तरह के प्रोसीजर, इस तरह के मेथड को डिजाइन करे जो है। कोर्ट कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट
to appoint an authority with the responsibility of identifying such classes, those whom to be considered as backward classes of citizens under Indian territory जो है। तो कोर्ट कहता है कि ये जो मेथड है अडॉप्ट करने का, ये जो प्रोसीजर है जो है, ये जो है क्या कहते हैं, ये स्टेट करेगा जो है, और स्टेट इस रिगार्ड में अपनी पॉपुलेशन का सर्वे करेगा, उन मेथड्स को अप्लाई करेगा कि कैसे वो कैटेगराइज करे कि ये लोग सोशल बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिक बैकवर्ड है या सोशल बैकवर्ड है। ये काम जो है करना जो है स्टेट का है। फिर कोर्ट कहता है कि कास्ट जो है ये कोई सोल क्राइटेरियन नहीं है रिजर्वेशन को पाने का। कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन जो है अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है वो उस कास्ट के रिगार्ड में है। फिर से आई एम रिपीटिंग इट अगेन। कोर्ट कहता है कि जिस रिजर्वेशन को आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में दिया जा रहा है वो किसी कास्ट के फेवर में भी हो सकता है, लेकिन दैट कास्ट मस्ट बी अ बैकवर्ड कास्ट जो है। अगर वो बैकवर्ड क्लास है तो उस कास्ट को कंसीडर किया जा सकता है। और अगर कोई कास्ट, इफ अ कास्ट इज सिग्निफाइज द क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस, अगर स्टेट ने पहचान कर लिया कि हाँ भाई ये कास्ट है, इसके साथ सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, ट्रेडिशनल, ये सारी चीजें हैं जो कि इसे बैकवर्ड बना रही हैं, बता रही हैं, जैसा कि जिन फैक्टर्स को स्टेट ने आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये ग्राउंड होंगे तो ये बैकवर्ड कही जाएगी। तो उस सेंस में वंस अ कास्ट signifies the criteria of backwardness, it becomes a backward class for the purpose of Article 16 subclause 4 of the Constitution जो है। अगला सवाल था कोर्ट का इस केस में जो है कि क्या whether the backwardness in Article 16 subclause 4 should be both social and educational। अगला सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जिस बैकवर्ड क्लासेस के एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात स्टेट के पार्ट पर स्पेशल मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की स्टेट जॉब्स में की जा रही है, क्या ये बैकवर्डनेस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जैसे कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में मेंशन है। तो कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है इट डज नॉट कंटेन द क्वालिफाइंग वर्ड्स लाइक सोशली एंड एजुकेशनली, जैसा कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इस स्पेसिफिसिटी के साथ आया है कि बैकवर्ड होने के लिए सोशल और एजुकेशनल क्राइटेरिया होना जरूरी नहीं है, और भी कोई क्राइटेरिया है तो उसको स्टेट अडॉप्ट कर सकता है, और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के रिगार्ड में इन दोनों कैटेगराइजेशन के अलावा भी किसी और इंपैक्ट फैक्टर की बेसिस पर किसी पर्टिकुलर क्लास, वो क्लास अगर कास्ट भी है तो उसे वो रिजर्वेशन दे सकता है स्टेट जॉब्स में। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ये क्लैरिफाई करता है। कोर्ट कहता है कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16A, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इन आर्टिकल 16A और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 दोनों की सेम मीनिंग है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आर्टिकल 16A क्या कहता है आपका जो है, आर्टिकल there shall be equality of opportunity for all the citizens relating to employment or appointment to any office under the state जो है। आर्टिकल 4 आता है जो है सब क्लॉज 4 है जो कि स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करता है इन बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाने के रिगार्ड में जो है। तो कोर्ट कहता है कि जो ये आर्टिकल 16 में जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई है वो सेम वैसे ही है जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कही गई है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को अगर हम वाइडर एस्पेक्ट में देखें, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को हम अगर वाइडर एस्पेक्ट में देखें जो है, तो इसमें आपका जो है सोशल बैकवर्डनेस भी शामिल है, एजुकेशनल भी है, इकोनॉमिकली भी है,
ये इंडियन कॉन्टेस्ट के रिगार्ड में है जो है। कोर्ट आगे फिर कहता है कि आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने साथ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। वो अपने साथ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। तो ऐसे में जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो है जो बैकवर्ड क्लासेस की बात है उसमें ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शामिल हैं, बल्कि वो सभी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी शामिल हैं। वो सभी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी शामिल हैं जिन्हें स्टेट आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का जो पैमाना है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में, वो एज इट इज एप्लीकेबल 16 सब क्लॉज 4 में नहीं होगा। 16 सब क्लॉज 4 आपका जॉब स्पेसिफिक रेफरेंस में है, जॉब स्पेसिफिक रेफरेंस में है। ऐसे में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के अलावा और भी कोई अगर ग्राउंड है तो स्टेट उसको स्पेसिफाई कर सकता है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के रिगार्ड में जो है बालाजी वाले केस को ओवर रूल कर दिया था इस पॉइंट पर जो है, जहां पर बालाजी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1963 में कि 16 सब क्लॉज 4 में बैकवर्डनेस और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस दोनों की मीनिंग एक है। यहां पर कोर्ट ने उसे आर्टिकल 340 के साथ कोरिलेट करते हुए कह दिया जो है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का जो एप्लीकेशन है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अलावा भी और कोई क्लास है उसके ऊपर भी है, ना कि सिर्फ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में जो मेंशन्ड सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है या आर्टिकल 340 में जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कही गई है सिर्फ उनके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जॉब के रेफरेंस में, स्टेट जॉब के रेफरेंस में आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का जो दायरा है वो जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 से कहीं बड़ा है। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी वाले केस को ओवर रूल कर दिया था। तो आपसे कोई सवाल भी पूछ सकता है इस चीज को मेंशन करके, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवर रूल्ड बालाजी's केस जजमेंट ऑन दिस पॉइंट जो है, तो आप वहां मेंशन करेंगे जो है इंदिरा साहनी का केस जो है। फिर अगला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मीन्स टेस्ट क्या है, या मीन्स टेस्ट क्या है, या ये जो क्रीमी लेयर है ये क्या है। तो मीन्स टेस्ट का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इनकम लिमिट जो है, एक इनकम लिमिट लगा दी जाए कि भाई इनकी अगर 1 लाख इनकम लिमिट लगा दी है कि 1 लाख या 1 लाख के ऊपर जिनकी एनुअल इनकम है दे आर नॉट कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड क्लासेस एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 16(4) और 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो 9 में से 8 जो जजेस थे जो हैं उनका ये मानना था जो है कि जो क्रीमी लेयर टेस्ट जो है इट मस्ट बी एप्लीकेबल ऑन अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, और उन्होंने इसके पीछे जो है 2-3 रीजन दिए जो है। तो जो उनके 3 बड़े रीजन थे वो पहला ये था कि एज पर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 मींस टेस्ट की एप्लीकेशन के रिगार्ड में 9 में से 8 जजेस की ये राय थी, और वो ये राय मशवरा उन्होंने 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के बाद दिया था। तो पहली बात उन्होंने कही जो है कि किसी भी ग्रुप को रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए दैट ग्रुप मस्ट बी अ क्लास, यानी फॉर ग्रुप टू बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इट मस्ट बी अ क्लास। इट मीन्स, क्लास का मतलब समझते हैं आप, अ क्लास मीन्स जिनके बीच होमोजेनिटी हो, यानी कि ऐसे सभी लोग दोज हु आर सर्कमस्टेंस्ड इन अ सेम सिचुएशन जो है, जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनकी सामाजिक स्थिति, जिनका ऑक्यूपेशन वो सब एक जैसा हो जो है,
तो उन्हें एक क्लास कंसीडर किया जाएगा। तो कोर्ट कहता है कि फॉर अ ग्रुप टू बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन दैट ग्रुप मस्ट बी अ क्लास। तो क्लास मींस दैट क्लास मस्ट बी अ होमोजीनियस क्लास, जहां सब एक जैसे हों। और अगर उनके बीच कोई वेरिएशन है, अगर उनके बीच कोई वेरिएशन है कि उनमें से कोई एक आदमी जो है, कोई एक पर्सन या कुछ लोग जो है थोड़ा सा एडवांस्ड हो गए सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, तो डेफिनेटली ये जो गैप है, तो होमोजेनिटी नहीं रह जाएगी। वो दो चार लोग जो है उस ग्रुप में रहते हुए भी उन लोगों से अलग होंगे। तो फिर जो लॉ शुड बी इक्वल फॉर इक्वल्स जो है का जो कॉन्सेप्ट हमारा इक्वलिटी का है वो वायलेट होगा जो है। तो ऐसे में जो लोग थोड़ा सा एडवांस्ड हो गए हैं, दे मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट ग्रुप। पहली उनकी ये रीजनिंग थी जो है। दूसरा दूसरा जो है उनका ये जो ग्राउंड था, जो दूसरी बात कही कि जब तक कि ये जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, इन्हें इस होमोजीनियस क्लास से अलग नहीं किया जाएगा, तो होगा ये कि ये जितना भी बेनिफिट उस क्लास के लिए रिजर्वेशन के रिगार्ड में स्टेट बना रहा है, वो सब खुद एक्वायर कर लेंगे, और जो असली पर्पस है रिजर्वेशन का, दैट विल बी डिफीटेड as per the court's observation कि unless and until these privileged classes, these privileged persons within these classes were excluded, they would reap most of the benefits of reservation, and definitely it will defeat the purpose of reservation. तीसरी बात वो कहते हैं कि तीसरी बात कहते हैं कि एक होमोजीनियस कैरेक्टर होता है किसी भी ग्रुप का जो है, और वो ग्रुप और उस ग्रुप के अगर कुछ लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं एक ही धागे से बंधे हुए हैं। इस एक ही धागे से बंधे हुए का मतलब दे ऑल आर होमोजीनियस। अगर इनमें से कोई भी अगर एडवांस होता है, तो डेफिनेटली जो वो धागा है वो टूट जाता है। अगर वो धागा टूट जाएगा, फिर भी वो उस ग्रुप में बने रहेंगे, तो इट विल अगेंस्ट द पर्पस ऑफ इक्वालिटी एज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस रिगार्ड में जो है इट विल क्रिएट एनार्की एंड इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। इट विल फ्रॉड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है। कोर्ट कहता है कि दिस विल नॉट बी अप्लीकेबल, और ऐसे में जो है अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो कोर्ट कहता है कि जो क्या कहते हैं, ऐसे मेंबर्स इस बैकवर्ड क्लास के जो हैं, जो कि सोशली एडवांस हो गए हैं, इकोनॉमिकली एडवांस हो गए हैं, सो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज दैट क्लास कैन नॉट बी ट्रीटेड एज होमोजीनियस क्लास विद दीज पर्संस जो है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो सभी एक होमोजीनियस लेवल पर हैं, सभी एक इक्वल सर्कमस्टेंस में रह रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये जस्टिफाई किया। अगला जो सवाल था कोर्ट का जो है इस केस में जो है कि किसी क्लास को बैकवर्ड क्लास होने के लिए क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा? जैसा कि बसंत कुमार के केस में आपने देखा था कि फॉर बीइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ बैकवर्ड क्लास, दैट क्लास मस्ट बी seem to be backward as are SCs and STs जो है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन्हें वो जैसे बैकवर्ड हैं, इनकी बैकवर्डनेस भी वैसी ही होनी चाहिए जो है। तो कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए क्लास टू बी आइडेंटिफाइड एज बैकवर्ड क्लास until and unless it is similar regarding backwardness to the scheduled caste and the scheduled tribes. कोर्ट कहता है कि जो बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया है एज पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 340, सिर्फ वहीं तक बैकवर्डनेस की बात नहीं हो रही है। बैकवर्डनेस का कॉन्सेप्ट इज वेरी मच वाइडर, यानी कि आर्टिकल 340 में सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस,
आर्टिकल 15 सब क्लॉज में सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बैकवर्डनेस को पहचानने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बराबर ही बैकवर्ड होना जरूरी हो ऐसा नहीं है। और भी ग्राउंड हो सकते हैं जिन्हें स्टेट आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स की बेसिस पर जो है हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को बैकवर्ड क्लास कंसीडर कर रहे हैं, हम मतलब स्टेट कंसीडर कर रहा है, तो उस रिगार्ड में स्टेट को स्पेसिफाई उन रीजंस को करना होगा जो है। तो ऐसे में जो है किसी क्लास, किसी कास्ट का अदर बैकवर्ड कास्ट का बैकवर्ड क्लासेस में आने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बराबर ही बैकवर्ड होना जरूरी नहीं है, ऐसा इस केस में कोर्ट ने कह दिया जो है। फिर अगला सवाल था कि इन जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कही जा रही है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट कहता है कि दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स यानी स्टेट जॉब्स, तो ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कि राज्य की नजर में इन द आईज ऑफ द स्टेट इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली, समुचित रूप से अगर उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है तो स्टेट ये रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम जातिगत आधार पर जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमेशा अपने नारों में बोलती रहती हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो हमेशा अपने नारों में बोलती रहती हैं। तो कोर्ट कहता है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कोई रीजनेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट की बात यहां पर की जा रही है। तो कोर्ट कहता है भाई कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, स्टेट का सेटिस्फैक्शन है, स्टेट को लगता है कि कोई भाई किसी भी जॉब्स की अपनी एफिकेसी होती है, किसी भी जॉब्स की अपनी क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी होती है। तो उस जॉब्स पर क्वालिफाई होने के लिए अगर मार्क्स के मिनिमम मार्क्स का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसमें अगर स्टेट के पार्ट पर कुछ छूट दी जा रही है, कुछ रिलैक्स किया जा रहा है, तो डेफिनेटली तब भी उस जॉब के रिगार्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस है उसको बना के रखा जा रहा है, उसको बचा के रखा जा रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि एडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहां पर यह है कि प्रोपोर्शनेट जॉब की बात यहां पर नहीं हो रही है कि आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी ना। अगर आपकी 52% अगर ओबीसी की पॉपुलेशन है और 52% ओबीसी की पॉपुलेशन है तो उनको 27% आरक्षण दिया गया है, उनको आरक्षण 52% नहीं दिया गया है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पर की जा रही है, ना कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही जा रही है कि जितनी जितनी हम आबादी का हिस्सा है हम उतनी सीटें वहां पर ले लेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर सबके हितों की बात की जा रही है। और किसी भी स्टेट जॉब में क्या कहते हैं उस जॉब की अपनी कॉम्पिटेंसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस होता है, उस रिगार्ड में जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर स्टेट मैकेनिज्म बना रहा है तो वो मैकेनिज्म जो है जस्टिफाइड है जो है। फिर अगला सवाल था कि क्या बैकवर्ड क्लासेस कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली and exclusively with reference to the economic criterion। कोर्ट कहता है कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर जो है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो है। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है। कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या पावर्टी को खत्म किए जाने की बात नहीं करता है जो है। बहुत सारे सामाजिक कारण हैं, बहुत सारे एजुकेशनल रीजन है कि अगर ये लोग, इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, स्टेट जॉब्स में आएंगे तो इनकी फैमिलियर जो इनकम है वो बढ़ेगी और इससे इनकी एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है वो जाएगी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस जाएगी जो है, पैसा आना शुरू होगा तो धीरे धीरे सोशल बैकवर्डनेस भी जाएगी जो है। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं है
कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बेसिस पर ही जो है किसी क्लास को बैकवर्ड क्लास जो है मान लिया जाए जो है। फिर था सवाल जो है कि क्या जो बैकवर्ड क्लास है इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कम इनकम विदाउट रेफरेंस टू कास्ट। सवाल ये भी था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो है क्या बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन जो है बिना कास्ट को रेफर किए हुए किया जा सकता है, यानी कि वो किस ऑक्यूपेशन को कर रहे हैं, किस धंधे को कर रहे हैं, उसकी उसमें उनकी इनकम क्या है, तो ऑक्यूपेशन कम इनकम की बेसिस पर क्या उनको बिना कास्ट को कंसीडर किए हुए आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट इस केस में चित्रलेखा वाले केस को कोर्ट करता है और कोर्ट कहता है कि यस सच एन आइडेंटिफिकेशन इज परमिसिबल, सच एन आइडेंटिफिकेशन इज परमिसिबल, जहां पर कोर्ट जो है बिना कास्ट को रेफर किए हुए जो है ऑक्यूपेशन कम इनकम की बेसिस पर इन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, तो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, रिक्शा खींचने वाले लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, ये भी जो हैं बैकवर्ड क्लास कंसीडर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स के रिगार्ड में भी अगर स्पेसिफिक प्रोविजन जो है स्टेट बनाता है, उन्हें एक स्पेसिफिक क्लास बनाता है, वो ट्रांसजेंडर जो किसी भी जात या बिरादरी को बिलोंग नहीं करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन को देखते हुए, उनकी इनकम को देखते हुए स्टेट उन्हें क्लास कंसीडर कर सकता है और उनके लिए एक स्पेशल मेजर अडॉप्ट कर सकता है और जॉब्स में उनके लिए उन्हें रिजर्वेशन दे सकता है। तो क्लास जो है it can be considered as a backward class without referring to the caste जो है। तो ये केस भी, ये बात भी इस केस में डिस्कस हुई जो है। अगला सवाल था, एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस केस में था कि क्या जो ये बैकवर्ड क्लास है whether it can be further divided into backward and more backward classes। एक सवाल आया था बालाजी वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो whether backward classes can be further divided into backward and more backward categories जो है, एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी था इस केस में जो है। तो कोर्ट कहता है कि जैसा कि बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्ड में जो अपना जस्टिफिकेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस मींस अ होमोजेनियस ग्रुप, peoples and persons those who are circumstanced in a similar situation, so there is no need of further subclassification, so a state cannot done subclassification जो है। आर्टिकल 15 के रिगार्ड में जहां पर सोशल एजुकेशन बैकवर्डनेस की बात थी और जहां पर स्टेट ने क्लासिफाई किया था कि नहीं भाई ये बैकवर्ड है, ये मोर बैकवर्ड है। फिर बाद में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस यूएसवी बलराम का केस आया था, जहां पर इस तरह का कैटेगराइजेशन फिर से किया गया था और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के कैटेगराइजेशन को अपहेल्ड भी कर दिया था जो है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार या लीगल बार स्टेट के ऊपर नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस के बीच क्लासिफिकेशन ना कर सके। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में इस सवाल का जवाब देते हुए बालाजी के केस को ओवर रूल कर दिया था और यूएसवी बलराम वाले केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह का जस्टिफिकेशन देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके साथ एग्जाम्पल भी देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दो तरह के ग्रुप हैं और जो एक ही सिचुएशन में सरकमस्टेंस्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुनार है यानी कि गोल्ड स्मिथ है और दूसरी तरफ वो वडास हैं जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, जिनका काम है पत्थर तोड़ते हैं। तो पत्थर तोड़ने वाले और सुनार दोनों एक ही ग्रुप में सिमिलर मान लिए, स्टेट ने मान लिया। अब रिजर्वेशन जब आएगा तो हम सभी जानते हैं, ये वेल नोन फैक्ट है, एक लेमैन से पूछोगे जो लॉ नहीं जानता है वो भी बता देगा भाई कि जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, उसकी पोजीशन जो है
पत्थर तोड़ने वालों से कहीं ज़्यादा बेटर है। इकोनॉमिकली, एजुकेशनली पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिजर्वेशन के प्रोविजंस आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे, तो वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो गोल्ड स्मिथ ले लेगा, ना कि जो है वो रिजर्वेशन जो है उन्हें उन जो पत्थर तोड़ने वाले हैं उन्हें मिल सकेगा। तो ऐसे में अगर स्टेट जो है आइडेंटिफाई करता है कि ये जो पत्थर तोड़ने वाले हैं इन्हें एक अलग क्लास मान ले और उनके लिए स्पेशल मेजर अडॉप्ट कर ले, और गोल्ड स्मिथ वो तो पहले ही बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के बीच जो ये जस्ट क्या कहते हैं जो क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं है। ऐसे में कोर्ट कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में आई स्टेट में थिंक to yeah, it is very much advisable for the state to make a categorization even among other backward classes, so as to ensure that the more backward among the backward classes obtain the benefits intended या objected for them। कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े लोग हैं जिनके लिए स्टेट ने इस मैकेनिज्म के साथ क्लासिफिकेशन किया है उन तक रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच सके, इस तरह का जो रिजर्वेशन है वो जस्टिफाइड है। फिर अगला सवाल था कोर्ट के सामने कि वो ये था कि क्या जो ये 50% का रूल बालाजी के केस में आया था, क्या ये रूल जो है बाइंडिंग है या ये रूल जो है सिर्फ एक रीजनेबल ग्राउंड है, या एक ये रूल जो है इट्स जस्ट रूल ऑफ प्रूडेंस है जो है। तो कोर्ट कहता है इस केस में जो है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशन है वो इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द अपॉइंटमेंट्स इन अ ईयर। जो है हर साल होने वाले अपॉइंटमेंट में इस कैप को 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर कोर्ट आगे ये भी कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा रीजन है, इफ देयर इज एनी फॉर रीचिंग रीजन, तो इस रिगार्ड में जो है जो ये लिमिट है इसको क्रॉस किया जा सकता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी वाला केस, वसंत कुमार वाला केस, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी और देवदासन का केस था उसे अपहेल्ड किया, और एनएन थॉमस और वसंत कुमार के केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओवर रूल कर दिया जो है। तो 50% की जो लिमिट थी उस लिमिट के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस ओवर रूल किए, एनएन थॉमस का केस और वसंत कुमार के केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया। और किन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया? बालाजी वाला केस और जो देवदासन का केस था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म कर दिया। फिर अगला जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि जो 50% का जो एप्लीकेशन है, यानी कि ये टोटल स्ट्रेंथ पर होगा जो है कि इट शुड बी टेकन एज अ यूनिट जो है, यानी कि while applying the 50% if any, whether a year should be taken as a unit or whether the total strength of the cadre to be looked to जो है। तो कोर्ट यहाँ पर कहता है कि जब भी कभी 50% की लिमिटेशन को स्टेट अप्लाई करने जा रहा है किसी भी साल में जो है, तो उस पूरे क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसको एज ए यूनिट कंसीडर किया जाएगा और उस यूनिट के हिसाब से उसका कैडर डिसाइड किया जाएगा। तब उसके अकॉर्डिंगली वो पोस्ट को जो है वो उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा कि इतनी पोस्ट आपके हाथ में जा रही है, इतनी पोस्ट आपके हाथ में जा रही है। आप कहें कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमें इतना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कोर्ट कहेगा नहीं, या स्टेट कहेगा नहीं, रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होना चाहिए। और इस रिगार्ड में कोर्ट ने कहा कि जो 50% की जो लिमिटेशन है जो है वो
एज ए कोटा देखी जाएगी, जो है वो एज ए कोटा देखी जाएगी। उसके लिए जो है क्या कहते हैं, एक यूनिट डिसाइड कर दी जाएगी कि ये क्लास शुड बी ट्रीटेड एज ए यूनिट जो है, और उस यूनिट के हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा जो है। अगला सवाल था कि क्या देवदासन का जो केस है क्या वो सही डिसाइड हुआ था। देवदासन के केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो है कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड रूल जो है जिसके बेसिस पर 50% का जो रिजर्वेशन है उसको पार नहीं होना चाहिए जो है। तो कोर्ट इस केस में कहता है कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड है, लेकिन किसी भी हालत में इसको 50% की लिमिटेशन को जो है पार नहीं करना चाहिए। यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल के रिगार्ड में, जैसा कि देवदासन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने और अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी वाले संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इंदिरा साहनी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कैरी फॉरवर्ड का रूल कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, बट इट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50% जो है। लेकिन बाद में हम आपको बताता चलूं कि 4B, जिसको कि 81st अमेंडमेंट के साथ 2000 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और जहां पर कि 50% लिमिट, सीलिंग लिमिट के होने के बावजूद भी स्टेट को पावर दी गई है कि वो कैरी फॉरवर्ड रूल की बेसिस पर उसे आगे परस्यू कर सकता है। फिर अगला जो सवाल था इस केस में वो ये था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो सिर्फ क्या इनिशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में है या प्रमोशन के रिगार्ड में भी है। यानी प्राइमरी लेवल पर ही सिर्फ जो है रिजर्वेशन मिलेगा कि प्रमोशन के लेवल पर भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोट किया जनरल मैनेजर साउदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी के केस में, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन प्राइमरी लेवल पर ही नहीं, रिजर्वेशन जो है प्रमोशनल लेवल पर भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इंदिरा साहनी वाले केस में इस जजमेंट को ओवर रूल किया और कहा जो है कि जो प्रमोशन है, जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए, प्रमोशन के लेवल पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जो है 77th अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 16 में 4A को ऐड किया गया, और जहां लिखा गया कि रिजर्वेशन सिर्फ प्राइमरी ही नहीं प्रमोशनल लेवल पर भी जो है वो होगा जो है। अगला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो रिजर्वेशन है ये एंटी मेरिटेरियन है, क्या ये एंटी मेरिट है जो है। तो कोर्ट कहता है कि भाई जो रिजर्वेशन है ये एंटी मेरिटेरियन नहीं है, और चूंकि बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें कि रिजर्वेशन नहीं होता है। कोर्ट कहता है कि जैसे प्रोफेसर्स हैं, पायलट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन है, टेक्निकल पोस्ट है, डिफेंस सर्विसेज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च के एरियाज हैं जहां पर कि या और वो चीजें जिन्हें स्टेट आइडेंटिफाई करे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, जहां वो ये डिसाइड करे कि यहाँ पर रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ऐसे में जो है जो ये रिजर्वेशन है एंटी मेरिटोरियन नहीं है। अगर हर जगह रिजर्वेशन होता तो हम कहते भाई कि हाँ एंटी मेरिटोरियन है। इस गवर्नमेंट भी समझती है, सरकार भी जानती है, स्टेट भी जानता है कि कहाँ रिजर्वेशन की जरूरत है और कहाँ रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे में कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन इज नॉट एंटी मेरिटोरियन जो है। कोर्ट कहता है कि ये स्टेट के ऊपर है, वो स्टेट डिसाइड करे कि स्टेट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पर कि रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पर जो है रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा जो है। और इसके साथ इस केस में एक सवाल और था जो आपने देखा था कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आने के बाद जो है इस जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था उसमें एक चेंज किया गया था, और 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दिया गया था,
वो एक क्लास जो कि 15 सब क्लॉज 4 या 16 सब क्लॉज 4 में डिफाइंड नहीं था जो है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है कहा जो है कि नहीं, ये इनवैलिड है, और इस बेसिस पर इन्होंने 10% का जो रिजर्वेशन था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसको देने से मना कर दिया। सितंबर 25, 1991 का ये ऑफिशियल मेमोरेंडम था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो है। और फिर इस केस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 एक्ट पास किया, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के प्रोविजंस की बेसिस पर जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जस्टिस रामनंदन की चेयरमैनशिप में जो है, जिसका काम था कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना था। क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाइड करने के बाद अलग अलग कैटेगरीज बनाई इस रामनंदन कमेटी ने, जिसकी बेसिस पर उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग क्रीमी लेयर के उसमें आते हैं। 1993 में जब ये कमेटी बनी थी तो 1 लाख की सीलिंग थी कि ऐसे लोग जो कि जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख है, और 2017 में ये 8 लाख हो गई जो है। ये 8 लाख ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ऐसी बैकवर्ड कास्ट, ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनकी की एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और जिनकी 8 लाख से कम है ये वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो नाउ इट्स बिकम अ पॉलिटिकल एजेंडा जो है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन है। कॉन्सेप्ट है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन।